आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। और इस समय हम देख रहे हैं सीटेट 2021 की जो साइकोलॉजी की आंसर की है उसको। ठीक है, तो जो 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के सीडीपी के फर्स्ट पेपर के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे अनुसार जो भी सही है, मेरा प्रयास रहेगा कि 99% आपको सही जो है आंसर बताया जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या सही हो सकता है आपने जो किया है पेपर में। और ये जो सेट है ना, ये के है, तो अगर आप के सीरीज के हैं तो आपको ज्यादा आराम रहेगी, बाकी लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही है वो है फोर्थ। तो मैं सीधे सीधे आंसर की बात करूंगा यहाँ पे। तो अगर आपने फोर्थ लगाया है तो आपका सही है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है आपका 3, जो कि है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अधिगम कठिनाइयों को जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं पे अंडरलाइन भी है, तो आपने फोकस किया होगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो सही है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सही है दूसरा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग है, इसको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि क्रिएटिविटी जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, और इस हिसाब से आपका जो है फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं हम फिफ्थ नंबर पे, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसमें भी आपका जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो इसमें भी आपका जो है सिक्स का फोर्थ ऑप्शन सही है। त्रुटियों की समझ और अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। 7 नंबर पे देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो यहाँ पर भी आपका 7 का फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मैस्टरी ओरिएंटेड गोल्स। इसके बाद बात करते हैं शर्मिंदगी की। तो शर्मिंदगी यानी कि सेम क्या चीज है? तो सेम यानी कि शर्मिंदगी किस तरीके से प्रभावित करती है अधिगम को। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपका चौथा वाला सही है। शर्मिंदगी का संज्ञानात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बात करते हैं 9 की। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ठीक है, ज्ञान की संरचना में, तो ज्ञान की संरचना में जो बच्चे हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 10 है, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो इसको आप तीसरे ऑप्शन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता सुधार है, यानी कि एबिलिटीज इंप्रूवेबल। 11 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। यहाँ पे 11वां का जो है आपका दूसरा सही हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद, यानी कि इंक्वायरी एंड डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। तो बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? जब सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 13 क्वेश्चन नंबर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यानी कि मॉडरेट एरोसल एंड नो फियर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। 15वां क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है और कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेवाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार यह इस तरीके के व्यक्तिगत वाक्य को दर्शाता है, यानी कि प्राइवेट स्पीच यहाँ पर बतानी है कौन सी सही हो सकती है। तो वैसे तो हिंदी में लग रहा था मुझे आत्मकेंद्रिता, लेकिन यहाँ पे इगोसेंट्रिज्म लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा नहीं मुझे सही लगा, इसलिए हम मेरे हिसाब से यहाँ पे चौथा सही होना चाहिए।
मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूं मैं इसके। तो इसमें सही आंसर है फोर्थ, अधिगम के पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग। तो आप जानते हैं स्कैफोल्डिंग का जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की ने दिया था। एक लेखक क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये पिता का कथन क्या है? ये यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, ज्ञान की के लिए प्रचुर मौके का प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी पूरी पूरी संभावनाएं होनी चाहिए। लॉरेंस कोएलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वैसे 6 होते हैं लेकिन इसमें 3 के हिसाब से बांटा गया है, इसलिए यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा जिसको हम कन्वेंशनल कहते हैं, बीच वाला। ठीक है, तो प्रथागत लिखा हुआ है, इंग्लिश में आप समझ सकते हैं कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल होता है। तो यहाँ पे चौथा वाला सही है। 21, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे के सामाजिकरण में जो कथन सही है वो है थर्ड सही। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है। तो बहुबुद्धि जो है वो बुद्धि की विभिन्न दशाओं पे जोर देता है, जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपका विचार और सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। बाकी चीजें यहाँ जो है सही नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में क्या चीज है? सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल की बात करते हैं जो लेव वाइगोत्स्की है, इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो यहाँ पर जो 26 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपका सही हो जाएगा स्कीमा। जो स्कीमा का कॉन्सेप्ट है वो जीन पियाजे से संबंधित है। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो 27 नंबर में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और कुछ प्रश्न इतने सरल हैं कि आप सीधे आंसर देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे। तो 28 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का जो प्रयोग है उपयुक्त है? तो इसमें जो पहला है वो बिल्कुल सही है। 28 में छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो वो होता है तीसरे नंबर पे संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर अब्स्ट्रैक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो जो आपका 30 नंबर है इसमें दूसरे नंबर का जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अध्ययन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो फिलहाल ये छोटी सी आंसर की थी, बाकी हम इंतजार भी करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से आपको जो मैंने आंसर बताए हैं 99% बिल्कुल सही है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।